नमस्कार। आइए आज हमारे साथ चलिए कुमाऊं के दिल में बसे एक ऐतिहासिक शहर अल्मोड़ा की कहानी के सफर पर। हम समय के पन्नों को पलटेंगे और देखेंगे कि इस शहर ने अपना आज का रूप कैसे पाया। तो सवाल ये उठता है कि किसी जगह की पहचान बनती कैसे है। एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है ना। अक्सर किसी जगह की पहचान उसके नाम से जुड़ी होती है, और अल्मोड़ा के मामले में तो इसके कई नाम इसकी रंगीन कहानी बयां करते हैं। तो देखिए, बहुत पहले प्राचीन काल में इस इलाके को राम क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। लेकिन फिर 16वीं सदी में जब चंद राजाओं ने इसे अपनी राजधानी बनाया तो उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब के सम्मान में इसका नाम बदलकर आलमनगर कर दिया, और फिर यही आलमनगर धीरे धीरे बोलचाल में अल्मोड़ा बन गया। लेकिन रुकिए, अल्मोड़ा की कहानी सिर्फ राजा महाराजाओं तक ही सीमित नहीं है। ये तो उससे कहीं कहीं ज्यादा पुरानी है। लखुडियार के पास मिली ये प्रागैतिहासिक शैल चित्र हजारों साल पुरानी है। ये हमें याद दिलाते हैं कि राजाओं और राजधानियों के बनने से बहुत बहुत पहले से यहाँ इंसान बसते थे। उनकी अपनी एक संस्कृति थी। तो उस प्राचीन काल से अब जरा आगे बढ़ते हैं और आते हैं मध्यकाल में। ये वो दौर था जब शक्तिशाली चंद वंश ने इस पूरे इलाके को अपनी ताकत का गढ़ बनाया, और यहीं से अल्मोड़ा की असली नींव पड़ी। अब यहाँ कहानी में एक बहुत ही ड्रामेटिक ट्विस्ट आता है। देखिए, पहले राजा भीमचंद ने खगमरा कोट को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन हुआ ये कि जल्द ही उनकी हत्या कर दी गई। फिर उनके बेटे बालो कल्याण चंद ने सत्ता संभाली। उन्होंने न सिर्फ अपने पिता की मौत का बदला लिया, बल्कि एक ज्यादा महफूज जगह पर एक नई राजधानी की बुनियाद रखी, जिसे उन्होंने नाम दिया आलमनगर, जो आज का हमारा अल्मोड़ा। तो चंद वंश का राज तो कायम हो गया, लेकिन जैसा कि इतिहास में होता है, सत्ता कभी एक जगह टिकती नहीं। चंद वंश के बाद इस इलाके ने एक और बहुत बड़ा बदलाव देखा। एक ऐसा बदलाव जिसने कुमाऊं की किस्मत ही बदल कर रख दी। वो साल था 1790। ये साल कुमाऊं के इतिहास में एक बड़ा मोड़ लेकर आया। नेपाल से आए गोरखाओं ने इस पूरे इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया, और यहीं से शुरू हुआ एक नया और सच कहें तो एक काफी कठोर शासन का दौर। लेकिन गोरखाओं का ये राज ज्यादा लंबा नहीं चला, सिर्फ 25 साल। 25 साल बाद 1815 में एक और बड़ी ताकत ने यहां दस्तक दी। एंग्लो नेपाली युद्ध हुआ, और इसके बाद सत्ता गोरखाओं के हाथ से फिसलकर सीधे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चली गई। और ये सब हुआ सुगौली की संधि के जरिए। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक समझौता था जिसने न सिर्फ गोरखा राज को खत्म किया, बल्कि कुमाऊं में ब्रिटिश युग की एक तरह से ऑफिशियल शुरुआत कर दी। अब जब ब्रिटिश राज आया तो एक नाम खास तौर पर सामने आता है, कमिश्नर ट्रेल। उन्होंने यहां आकर पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा, पूरा सिस्टम तैयार किया। एक ऐसी नींव रखी जिसने दशकों तक ब्रिटिश शासन को मजबूत बनाए रखा, और शायद इसीलिए उन्हें कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। तो अब अंग्रेज आ चुके थे, और उनके आने के साथ ही अल्मोड़ा में एक नए दौर की शुरुआत हुई। सामाजिक, शैक्षिक, प्रशासनिक हर तरह का विकास होने लगा। शहर ने, कह सकते हैं, आधुनिकता की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया। और ये बदलाव कितना तेजी से हो रहा था, इसका अंदाजा इन पहली बार हुई चीजों से लगता है। सोचिए जरा, 19वीं सदी के आखिर में कुछ ही सालों के अंदर शहर को अपनी पहली नगरपालिका मिली, पहला डिबेटिंग क्लब बना, पहला अखबार अल्मोड़ा अखबार छपा, और तो और पहला इंटर कॉलेज रैमजे कॉलेज भी खुल गया। ये एक तरह की बौद्धिक और सामाजिक क्रांति ही थी। और उस दौर के प्रशासन की एक बड़ी ही मजेदार और अनोखी मिसाल थी ये लोटा कानून। जी हां, ये एक कानून था जो सिर्फ शहर को साफ सुथरा रखने के लिए बनाया गया था। और मजे की बात यह है कि इसे लागू करवाने के लिए बाकायदा एक पुलिस अफसर भी तैनात किया गया था। इससे पता चलता है कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन छोटी छोटी चीजों पर, नागरिक जीवन पर भी कितना ध्यान दे रहा था। तो शहर मॉडर्न हो रहा था, लेकिन अब कहानी अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी पड़ाव पर पहुंच रही है। ये वो दौर था जब अल्मोड़ा और पूरे कुमाऊं में राजनीतिक चेतना जाग रही थी। ये भारत के आज़ादी के बड़े आंदोलन का ही एक हिस्सा था, जो अब पहाड़ों तक पहुंच चुका था। और इस पूरी राजनीतिक जागृति का जो केंद्र बना, वो था कुमाऊं परिषद। 30 सितंबर 1916 को इसकी स्थापना हुई। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन था, क्योंकि इसने पहली बार कुमाऊं के लोगों को एक साथ एक मंच पर लाकर उनकी आवाज को ताकत दी। कुमाऊं परिषद की ताकत उसके अधिवेशनों यानी उसकी मीटिंग्स में साफ दिखाई देती है।
अल्मोड़ा से शुरू होकर हल्द्वानी कोटद्वार तक इन बैठकों में बड़े बड़े फैसले लिए गए। खास तौर पर जो 1919 का तीसरा अधिवेशन था वो बहुत अहम था। यहाँ न सिर्फ हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया गया, बल्कि कुली बेगार प्रथा यानी बिना पैसे दिए जबरदस्ती काम कराने की प्रथा और जंगलों से जुड़े कानूनों के खिलाफ भी प्रस्ताव पास किए गए। अब जाहिर है जब आंदोलन तेज हुआ तो ब्रिटिश हुकूमत का दमन भी बढ़ने लगा। मार्च 1921 में मोहन सिंह मेहता इस इलाके से गिरफ्तार होने वाले पहले राजनीतिक कैदी बने। उनकी गिरफ्तारी एक साफ संकेत थी कि आज़ादी की लड़ाई अब एक नए और कहीं ज्यादा गंभीर दौर में दाखिल हो चुकी है। तो अल्मोड़ा की ये पूरी यात्रा हमें एक सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। कैसे एक छोटे से पहाड़ी शहर का इतिहास, जिसमें उसके बदलते नाम हैं, साम्राज्यों का बनना बिगड़ना है और आखिर में आज़ादी के लिए संघर्ष है, कैसे ये सब कुछ एक तरह से पूरे भारत की कहानी को ही अपने अंदर समेटे हुए है। सोचने वाली बात है ना?